माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है समता अंश का अर्थ और इसके गुण दोष। समता अंश क्या होते? समता अंश क्या है फ्रेंड्स? वित्त का एक स्रोत, मतलब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो इनके माध्यम से कंपनी पैसा प्राप्त करती है। ठीक है, तो इनकी क्या शर्तें हैं? ये समता अंश क्या है, पूर्वाधिकार अंश क्या है ना? है तो दोनों अंश है, क्यों एक समता है, क्यों एक पूर्वाधिकार है। ठीक है, तो समता अंश के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा और इसके बाद पूर्वाधिकार अंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समता अंश के बारे में देखते हैं। लिखा है, अंशों का निर्गमन किसी कंपनी द्वारा दीर्घ अवधि पूंजी जुटाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। दीर्घ अवधि, अगर कंपनी को बड़ा अमाउंट चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए अंशों का निर्गमन करना सबसे अच्छा साधन है। समता अंश कंपनी की स्वामीगत पूंजी होते हैं। स्वामीगत पूंजी कौन सी पूंजी होती है? ऐसी पूंजी जो कंपनी के स्वामी की होती है और ऐसे कंपनी के स्वामी की होती है और उन व्यक्तियों की जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, जैसे अंशधारी, तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? स्वामित्व कोष के अंदर। इसलिए इन अंशों के माध्यम से जुटाई गई पूंजी को स्वामीगत पूंजी अथवा स्वामी के कोष भी कहते हैं, कि कंपनी का स्वामी खुद इस पूंजी को जुटाता है या खुद इस पूंजी को लगाता है। चाहे वो एकाकी भी हो सकता है, अगर अकेला लगाएगा तो एकाकी। अब उसके पास पैसा कम है, उसने 1 लाख उसने मिलाया, 1 लाख किसी और से लगाया, तो साझेदार हो गए, पर दोनों कंपनी के स्वामी है। फिर 2 लाख उन दोनों ने इकट्ठे करे और पैसा चाहिए तो अंशों के निर्गमन से किया और समता अंशों के माध्यम से किया तो वो कंपनी के स्वामी हो गए। ठीक है, तो कुल इस तरीके से हर एक वह व्यक्ति जो कंपनी में पैसा लगाता है और कंपनी का स्वामी बनता है, वो स्वामित्व कोष के अंदर आता है। ठीक है, समता अंश पूंजी कंपनी के निर्माण के पूर्व अपेक्षित होती है। समता अंशधारकों को निश्चित लाभांश नहीं मिलता, बल्कि उन्हें कंपनी की आय के आधार पर भुगतान किया जाता है। समता अंशधारियों के लाभांश की कोई निश्चित राशि नहीं होती है या कोई दर नहीं होती है या उन्हें लाभांश देना निश्चित नहीं होता है। इन्हें केवल क्या मिलता है? कंपनी को जब लाभ होता है तब का पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कर दिया जाता है। जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनके ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद जो कुछ बचता है वो समता अंशों में बांट दिया जाता है, समता अंशधारियों में। ठीक है, इन्हें स्वामित्व का पुरस्कार भी मिलता है, तो इनकी जोखिम भी वहन ये करते हैं। इन्हें अपने द्वारा लगाए गए पैसों से फायदा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इन्हें नुकसान भी होता है, क्योंकि स्वामी है। अब स्वामी तो है, उसे क्या करना पड़ेगा? लाभ और हानि दोनों वहन करना पड़ेगी। उनका दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाए गए पूंजी तक ही सीमित रहता है। इसके साथ ही अपने वोट देने के अधिकार के माध्यम से इन अंशधारकों को कंपनी के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है। क्या है? ये कंपनी के स्वामी होते हैं, इसलिए कंपनी की रूपरेखा में इनका, कंपनी के कार्य संचालन में इनका हस्तक्षेप होता है। इन्हें वोट देने का अधिकार होता है, अपना मत, अपने सुझाव देने का अधिकार होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके गुण। किसके? समता अंश के, मतलब इसके फायदा। पहला है, समता अंश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अधिक आय के लिए जोखिम उठाने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो क्या है, अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या है, समता अंश अच्छा माना जाता है। और पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंशधारी के लिए जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जिन्हें अपना जो पैसा लगाया है उस पर लाभांश चाहिए, उस पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उनके लिए पूर्वाधिकार। और ऐसे अंशधारी जिनके लिए क्या है, ये वो पैसा लगाने से, निवेश करने में किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट नहीं, रिस्क लेना पसंद करते, उनके लिए समता अंश अच्छे। फिर समता अंश धारकों को लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है, इसलिए इनका कंपनी पर कोई भार नहीं होता। जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देना जरूरी होता है, तो इसलिए उनका कंपनी पर भार है। पूर्वाधिकार अंशधारियों का कंपनी पर भार है, जबकि समता अंशों को लाभांश देना निश्चित नहीं होता है, लाभांश को नहीं दिया जाता है, कंपनी को लाभ होता है तो दिया जाता है, तो समता अंशधारी कंपनी के लिए भार नहीं समझे जाते। फिर समता पूंजी स्थायी होती है, क्योंकि इसको केवल कंपनी के समापन पर ही लौटाया जाता है। हर एक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर कंपनी का स्वामी बन जाता है और कंपनी के लाभ में से हिस्सा प्राप्त करता जाता है। फिर जब कंपनी का समापन होता है तब उसे अपनी संपत्ति में से हिस्सा मिलता है, अपनी संपत्ति मिलती है।
समता पूंजी कंपनी की साख बनाती है, मतलब कंपनी की गुडविल बनाती है एवं संभावित ऋणदाताओं में विश्वास पैदा करती है। मतलब कंपनी को अंशों के जरिए अगर पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऋण पत्र के जरिए प्राप्त करे, तो ऋण पत्रों के लिए भी एक विश्वास चाहिए होता है। ठीक है, कंपनी की संपत्तियों पर किसी प्रकार के प्रभार के बिना भी समता अंशों के माध्यम से कोष जुटाए जा सकते। प्रभार मतलब होता है कि कुछ बिना कुछ गिरवी रखे, जैसे ऋण पत्र होते ना सुरक्षित असुरक्षित, ऐसे ऋण पत्र जिनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे ऋणों के लिए हमारी संपत्ति गिरवी रखनी होती है, तो सुरक्षित ऋण पत्र। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिना किसी संपत्ति को गिरवी या जमानत के रूप में रखे बिना भी आप अंशों के निर्गमन से ऋण प्राप्त कर सकते हो या पैसा प्राप्त कर सकते हो। तथा आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने के लिए कंपनी की संपत्तियों को गिरवी रखा जा सकता है। वो बोल रहा है, एक बार फिर देखो, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है। बोल रहा है कंपनी की संपत्तियों पर किसी प्रकार के प्रभार के बिना भी समता अंशों के माध्यम से कोष जुटाए जा सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने के लिए कंपनी की संपत्तियों को गिरवी रखा जा सकता है। मतलब फिक्स नहीं है, रखा भी जा सकता है और नहीं भी रखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला है, समता अंशों के मताधिकार के कारण कंपनी के प्रबंधन पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण रहता है। समता अंश मतलब जो जो व्यक्ति कंपनियों के समता अंशों को खरीदता है वो सब कंपनी के स्वामी बन जाते हैं, तो इस आधार पर कंपनी पर उनका नियंत्रण रहता है, क्योंकि कंपनी में वो मत भी देते हैं। ठीक है, अब इसकी सीमाएं मतलब इसके दोष देखते हैं। जो निवेशक नियमित आय चाहते हैं वे समता अंशों को प्राथमिकता नहीं देते, क्योंकि इनके प्रतिफल में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जिनको नियमित पैसा चाहिए होता है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं देखते कि कंपनी को जब लाभ होगा और जितना होगा उतना हम ले लेंगे, ऐसा व्यक्ति जो एक जैसा लाभ चाहिए या एक जैसा लाभांश उनको चाहिए होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए समता अंश अच्छे नहीं होते, उनके लिए पूर्वाधिकार अंश अच्छे होते हैं। समता अंशों पर लागत अन्य स्रोतों से कोष एकत्रित किए गए व्यय से अधिक होती है। मतलब समता अंशों के माध्यम से जो पैसा जुटाते हैं तो इसमें खर्चा ज्यादा होता है। अतिरिक्त समता अंशों का निर्गमन वर्तमान अंशधारकों की मताधिकार शक्ति एवं आय को कम करती है। क्या होता है कि एक कंपनी समता अंशों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर रही है, तो जितने ज्यादा समता अंशों का निर्गमन करेगी उतने ज्यादा कंपनी के स्वामी बनेंगे। फिर उन सभी व्यक्तियों का कंपनी पर क्या होगा, हक होगा, क्योंकि सब कंपनी के स्वामी हो गए, सब मत देंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी की रूपरेखा में एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। समता अंशों के माध्यम से कोष एकत्रित करने में अधिक औपचारिकताओं को पूरा करने में प्रक्रियात्मक देरी हो जाती है। मतलब औपचारिकताएं पूरी करनी, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, तो कभी कभी देर भी हो जाती है। कंपनी के समापन की दशा में समता अंशधारियों को सबसे अंत में पूंजी प्राप्त होती है, या हानि की स्थिति में संभव हो कि कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हो सके। एक प्रकार से समता अंश की मिला तो सब कुछ मिला, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसा बोला गया है, समता अंशधारियों में लाभांश निश्चित नहीं होता, लाभ निश्चित नहीं रहता, लाभ भी मिल सकती है, हानि का बंटवारा भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना समता अंश क्या होते हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान है। अब अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट लगता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिख के दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।